1962 में यूएसए और सोवियत यूनियन के दरमियान ताल्लुकात बहुत ही खराब हो चुके थे। हर तरफ अफवाहें घूम रही थीं कि सोवियत यूनियन बहुत जल्द एटॉमिक बॉम्ब गिराने वाला है। इस खौफनाक सूरत-ए-हाल की वजह से दहशत अमेरिकी शहरियों पर छा जाती है और लोगों के लिए ये एक आम सी बात बन जाती है कि वो अपने घरों के बैकयार्ड्स में बम से बचाव के लिए पनाहगाह बनाने लगते हैं। इन्हीं लोगों में से एक डॉक्टर केल्विन भी होता है जो इस चीज पर सबसे ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है। वो अपने घर के नीचे एक पूरा बंकर तैयार करता है और बहुत सालों तक वहां रहने के लिए उस बंकर को जरूरी चीजों जैसे कि खाने पीने का सामान वगैरह से भर देता है। एक दिन केल्विन और उसकी प्रेग्नेंट बीवी हेलेन अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हर कोई मजे में होता है। अचानक टीवी पर एक खबर आती है जहां प्रेसिडेंट केनेडी ये ऐलान करता है कि वो एक सीक्रेट मिशन सोवियत यूनियन के खिलाफ प्लान कर रहे हैं। लेकिन इस मिशन के बारे में कोई तफसीलात नहीं दी जाती। केल्विन फौरन घबराता है और उसे लगता है कि अब जंग शुरू होने वाली है। वो फौरन सब मेहमानों को घर से निकाल देता है और खुद अपनी बीवी को लेकर बंकर के अंदर चला जाता है। कुछ सेकंड्स बाद शहर के ऊपर से एक एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है। अचानक उसमें कुछ खराबी महसूस होती है, लेकिन पायलट कुछ नहीं कर सकता और वो एयरक्राफ्ट सीधा केल्विन के घर के ऊपर गिरकर तबाह हो जाता है। केल्विन अंदर कुछ जोर की आवाज सुनता है और उसे किसी चीज की हरकत महसूस होती है। उसे यकीन हो जाता है कि जंग शुरू हो चुकी है, इसलिए वो जल्दी से बंकर के दरवाजों को बंद कर देता है। केल्विन हेलेन को बताता है कि अब ये दरवाजे हम नहीं खोल सकते। ये अब सिर्फ 35 साल बाद खुद ही खुलेंगे, जब एटम के ज़रात हवा में अपना असर खत्म कर देंगे। जल्द ही हुक्मरान वहां पहुंचते हैं और क्रैश के बाद जो कुछ बचा होता है उसे मॉनिटर करते हैं। लेकिन उन्हें वहां कोई जानदार या इंसान नजर नहीं आता। उन्हें यह लगता है कि केल्विन और हेलेन एयरक्राफ्ट क्रैश में मर चुके हैं। दिन गुजर जाते हैं और केल्विन को यह लगता रहता है कि वो अब भी सिर्फ अपने घर में रह रहा है। लेकिन हेलेन को नीचे रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो नीचे की जिंदगी से नफरत करती है। एक दिन हेलेन का वाटर बैग अचानक फट जाता है और केल्विन की मदद से वो एक प्यारे से बेटे को पैदा करती है। जल्द ही दिन साल बन जाते हैं और उनका बेटा एडम एक ज़हीन और तमीज़दार नौजवान बन जाता है। केल्विन एडम को हर चीज़ सिखाता है। केल्विन इस बात पर यकीन रखता है कि एडम एक दिन अपने मुल्क की खोई हुई चमक वापस लाएगा। केल्विन एडम को स्कूल के तमाम बुनियादी ज़मीनें सिखाता है। वो एडम को बॉक्सिंग करना भी सिखाता है, लैटिन और फ्रेंच की तालीम भी देता है और साथ साथ उसे स्टॉक मार्केट का इल्म भी सिखाता है। हेलेन एडम को घर के काम सिखाती है और उसे डांस करना भी सिखाती है। केल्विन एडम को अपनी बेसबॉल कार्ड कलेक्शन तोहफे में देता है और उसे स्पोर्ट्स के बारे में भी बताता है। मगर जब एडम उन तस्वीरों को देखता है जहां बहुत सारे लोग होते हैं तो वो घबराता है। हेलेन और केल्विन एडम को काफी मैनर्स सिखाते हैं और कभी उसे कोई गाली वगैरह नहीं देते। एडम एक सादा और महफूज माहौल में बड़ा होता है। खानदान आसानी से एक रूटीन इख्तियार कर लेता है जो उनकी जरूरत के मुताबिक होता है। वो अक्सर एक मिनी मार्ट से शॉपिंग करते हैं जो उन्होंने घर के अंदर बनाया होता है। वो फेक फिशिंग भी करते हैं जो उन्होंने घर में एक टैंक बनाकर तैयार किया होता है। वो पौधों की देखभाल करते हैं, एडम के लिए अलग कमरा तैयार करते हैं और किताबें पढ़ने के लिए एक अलग लॉन्ज भी बनाया होता है। वो गेम्स खेलते हैं और रिलैक्स करने के लिए अपनी जगह भी तैयार करते हैं। इसी दौरान जिस जमीन पर उनका घर होता है वो बिक जाती है और अगले कई सालों तक वो जमीन कारोबारों के लिए इस्तेमाल होने लगती है। सबसे पहले वो जगह एक डाइनर बनती है, फिर एक पिज़्ज़ेरिया और बाद में एक नाइट क्लब। 1995 में एडम 33 साल का हो जाता है और उसे तोहफे मिलते हैं जो उसके वालिदैन ने खुद बनाए होते हैं। जब वह कैंडल्स बुझाता है तो वह यह तमन्ना करता है कि एक दिन उसे अपना बेहतरीन साथी मिले। हेलेन कहती है कि सिर्फ 2 साल रह गए हैं बाहर जाने में। केल्विन कहता है, तुम इस जगह को याद करोगी जब वक्त आएगा। यह सुनकर हेलेन अपना छुपा हुआ गुस्सा बाहर निकालने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। 1997 में 35 साल मुकम्मल हो जाते हैं और दरवाजा खुद ही खुल जाता है। घर वाले खुशी से झूम उठते हैं कि अब वह बाहर निकल सकते हैं। मगर केल्विन कहता है, पहले मुझे देखने दो कि बाहर निकलना महफूज भी है या नहीं। केल्विन रेडिएशन वाला सूट पहनता है और लिफ्ट की मदद से बंकर से बाहर निकलता है। वह एक सुनसान और टूटी फूटी बिल्डिंग में पहुंचता है जो अब नशा मांगने वालों का घर बन चुकी होती है। सामने बैठा हुआ एक आदमी यह देखकर हैरान रह जाता है।
कि कैसे जमीन से एक चमकता हुआ आदमी निकल रहा है। केल्विन वहां से गुजरता है। फिर वह उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और देखता है कि सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। हर जगह ग्राफिटी होती है। लोग हथियार इस तरह संभालते हैं जैसे वे खिलौने हों। अडल्ट स्टोर्स हर चीज से भरे होते हैं जो उसे घिन दिलाते हैं। और लोग अजीब शक्ल के होते हैं। और जब वे बोलते हैं तो केल्विन उनकी बातें समझ नहीं पाता। केल्विन खौफजदा होकर वापस बंकर में लौट जाता है और हेलन को बताता है हवा सांस लेने के लायक है, मगर यह मोहल्ला अब भी एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वेस्टलैंड जैसा है जो दीवाने म्यूटेंट्स से भरा हुआ है। वह फैसला करता है कि सबको बंकर में ही रहना चाहिए और उसके यह अल्फाज हेलन को आखिरकार तोड़ देते हैं। वह उस पर चीखती है जबकि वह यह वजाहत करती है कि वह बंद होने की जिंदगी से कितनी तंग आ चुकी है और यह कितना जरूरी है कि एडम फितरत से राब्ता करे। केल्विन ने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया और इसकी वजह से उसको दिल का दौरा पड़ गया। केल्विन बीमार पड़ गया और अब तमाम चीजों की फरावानी भी कम हो गई। हेलन ने फैसला किया कि एडम को अब बाहर जाना होगा ताकि बंकर में तमाम चीजों की फरावानी मुकम्मल हो सके। हेलन एडम को कुछ पैसे देती है और शॉपिंग लिस्ट भी देती है और उसकी कहती है तुम यह समझो कि तुम छुट्टी पर जा रहे हो। और हेलन उसे एक मुतासिर न होने वाली लड़की के लिए निगाह बनाए रखने को कहती है। एडम के जाने से पहले केल्विन उससे कहता है कि अडल्ट वीडियो स्टोर में दाखिल न हो क्योंकि उसमें रेडिएशन की नुकसानदेह सतह मौजूद है। जब वह अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेता है और आखिरकार एडम लिफ्ट की मदद से बाहर आ जाता है, एडम देखता है कि बाहर एक आदमी है जिसने लिफ्ट के पास एक मंदिर बना रखा है। केल्विन के परिवार की इबादत करना उन्हें मुकद्दस मखलूक समझते हुए एडम बाहर निकलता है और वह बहुत खुश होता है। क्या कि उसे नई चीजें देखने को मिल रही हैं? खूबसूरत आसमान, इमारत और नए लोग। मगर एडम को लोग अजीब समझ रहे थे। एडम छोटी छोटी चीजों को देखकर खुश हो रहा था और जो कोई उसके पास से गुजरता उसे हेलो कहता। गलती से एडम एक बेइज्जती का लफ्ज इस्तेमाल कर लेता है एक ब्लैक औरत के लिए जब वह उसे सलाम करता है, क्योंकि वह किसी दूसरी स्किन कलर को देखकर हद से ज्यादा पुरजोश हो जाता है। जब वह अडल्ट वीडियो स्टोर के पास से गुजरता है तो वह अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने का मशवरा देता है। उसके बाद वह बस में चढ़ जाता है और मशीन के हरकत करने का एहसास करके बहुत डर जाता है। जब वह दूसरे मुसाफिरों से बात करने की कोशिश करता है तो वह पुराने अल्फाज इस्तेमाल करता है और कोई उसे समझ नहीं पाता, इसलिए लोग समझते हैं कि वह अजीब है। आखिरकार एडम ग्रोसरी स्टोर तक पहुंच जाता है और लिस्ट में लिखी हुई सारी चीजें उठाना शुरू करता है। बुचर यह वजाहत करता है कि अगर वह एक बड़ा ऑर्डर करे तो उसे उसके घर तक भेज दिया जा सकता है, जिससे एडम को एहसास होता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि बंकर वापस कैसे जाना है। घबराहट में वह स्टोर से बाहर भागता है और पूरा दिन मुख्तलिफ बसों में सवारी करता है ताकि बंकर ढूंढ सके, मगर उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। उसके पास पैसे भी खत्म हो रहे होते हैं, इसलिए वह एक हॉबी शॉप में जाता है ताकि अपने वालिद के बेसबॉल कार्ड्स बेच सके। शॉप का मालिक देख सकता है कि यह एंटिक और कीमती कार्ड्स हैं, लेकिन एडम को बताने के बजाय वह पूरे पैक के सिर्फ $500 देने का ऑफर करता है। एडम के ऑफर कबूल करने से पहले शॉप की असिस्टेंट ईव उन दोनों के दरमियान बोल पड़ती है और एडम को बताती है कि उसे धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि हर कार्ड की कीमत $4,000 से $6,000 के दरमियान होती है। ईव अपने बॉस को बुरा भला कहती है और फौरन नौकरी छोड़ देती है, जिससे एडम उसे काफी मुतासिर होता है और उसे पसंद करना शुरू कर देता है। शॉप से निकलने के बाद एडम ईव से कहता है कि वह उसे हॉलिडे इन ले चले। पहले तो ईव इनकार करती है और एडम से दूर भागती है, मगर फिर जल्दी ही अपना फैसला बदल लेती है जब एडम उसे 2 बेसबॉल कार्ड्स देने का वादा करता है। सफर के दौरान एडम रेडियो पर सिर्फ पुराने गाने सिलेक्ट करता है, जो ईव को काफी अजीब लगता है। जैसे ही ईव एडम को होटल पर छोड़ती है, वह बिना कुछ कहे चली जाती है। एडम अपने कमरे में जाता है और जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो वह 18th फ्लोर से नज़ारे देखकर हैरान रह जाता है। फिर वह कलर टेलीविजन देखने का लुत्फ उठाता है। वह सुबह सूरज निकलने का मंजर देखने के लिए खास तौर पर जल्दी उठता है। अगले दिन सुबह ईव होटल में एडम से मिलने आती है ताकि वह कार्ड्स वापस कर सके।
क्योंकि उसे लगता है कि उसे सिर्फ इतने आसान काम के इतने ज्यादा पैसे लेना ठीक नहीं था। फिर जब वह जाने लगती है तो एडम उसे रोकता है एक नए ऑफर के साथ। वह उसे अपनी असिस्टेंट बनाने का कहता है और कहता है कि वह उसकी मदद करे ताकि बंकर के लिए तमाम चीजें इकट्ठी कर सके। ईव मान जाती है और दोनों साथ मिलकर शॉपिंग करते हैं 2 साल के लिए काफी सप्लाईज लेने के लिए, और इस काम के लिए काफी ट्रक्स हायर करते हैं। एडम उसे यह भी बताता है कि वह एक बीवी ढूंढना चाहता है, जो ईव को हैरान कर देता है। शॉपिंग के बाद ईव एडम को अपने घर ले जाती है जहां वह उसके रूममेट ट्रॉय से मिलता है, जो एडम से काफी सवालात करता है जब उसे लगता है कि एडम टेक्नोलॉजी से इतना हैरान क्यों है। एडम झूठ बोलता है कि वह अलास्का से है और यहां बिजनेस ट्रिप पर आया है। दूसरी तरफ हेलन इतनी क्यूरियस हो जाती है कि वह लिफ्ट में चली जाती है, मगर जैसे ही वह बाहर आती है मेलकर और उसके दोस्त क्रीपी हरकतें कर रहे होते हैं और वह फौरन वापस लिफ्ट में चली जाती है। अगले दिन ट्रॉय फैसला करता है कि एडम को एक फैशन मेकओवर चाहिए, इसलिए वह उसे नए कपड़े दिलवाता है जो उसे और भी ज्यादा हैंडसम बना देते हैं। अगले कुछ दिनों में ईव और ट्रॉय एडम को नए नए एक्सपीरियंसेस करवाते हैं, जैसे कि मॉडर्न म्यूजिक पर डांस करना, स्केटबोर्डिंग करना और समुद्र देखना। एडम इतना एक्साइटेड होता है कि वह बिना सोचे समुद्र में चला जाता है। वह एक बेसबॉल गेम भी देखता है और आखिरकार समझ जाता है कि उसके वालिद को यह खेल क्यों पसंद है। एक दिन दोपहर में बारिश शुरू हो जाती है और एडम बारिश के नीचे खड़ा हो जाता है पूरी हैरानी के साथ। जब ईव उसे चेक करने आती है तो एडम उसे गले लगाता है ताकि उससे अपनी खुशी शेयर कर सके और कहता है कि उसके वालिद इसे एक मोज़ात कहते। शाम को ईव और ट्रॉय एडम को एक पुरानी स्विंग क्लब ले जाते हैं ताकि वह अपनी बीवी ढूंढ सके, और वह उसे कहते हैं कि बस अपना असली रूप दिखाए। क्लब में औरतें फौरन एडम के मीठा लहजा, इज्जतदार रवैया और अच्छी शक्लो सूरत से मुतासिर हो जाती हैं। ईव की दुश्मन लड़की फौरन एडम का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और दोनों की बातचीत होने लगती है, जिससे ईव को जलन महसूस होती है। वह एडम को किनारे ले जाकर कहती है कि उसे एक मीठी औरत चाहिए, कोई चीप लड़की नहीं। उसके बाद एडम किसी और लड़की को डांस के लिए कहता है और वह दोनों डांस फ्लोर पर छा जाते हैं और सबको अपनी शानदार डांसिंग स्किल्स से मुतासिर करते हैं। ईव अपनी जलन को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती है, जो एडम का मजाक उड़ाता है और उसे लड़ाई पर उकसाता है, मगर एडम अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग से फौरन उसे डरा देता है। पूरी ड्रामा से तंग आकर ईव क्लब छोड़कर चली जाती है और वह अकेली घर चली जाती है। जब ट्रॉय वहां आता है तो वह उसे बताता है कि एडम उसकी दुश्मन लड़की के साथ क्लब से चला गया था, जिससे ईव को एहसास होता है कि वह एडम से मोहब्बत करती है और फौरन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वह गाड़ी में बैठती है लेकिन जाने से पहले ही कोई विंडो पर नॉक करता है, जिससे वह घबरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है। यह एडम होता है, जो उसे अंदर ले जाता है और उसके चोट पर मरहम लगाता है और समझाता है कि उसे बाकी लड़कियों को मना करना पड़ा क्योंकि वह सिर्फ ईव के बारे में सोच रहा था। एडम अपने जज्बात का इजहार करता है और वह दोनों आखिरकार किस करते हैं। अब जब वह दोनों साथ हैं, एडम फैसला करता है कि वह ईव को अपने घर और अपने खानदान के बारे में सच बताए, और यह भी कहता है कि वह ईव से शादी करना चाहता है ताकि वह उसके साथ बंकर में रह सके। लेकिन ईव समझती है कि वह असल में एक पागल आदमी है, जो सिर्फ अच्छे तरीके से अपनी दीवानगी छुपा रहा था, और फौरन उसे घर से निकाल देती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को शहर में ले जाता है और उसे गाड़ी चलाना सिखाता है। अचानक एडम एक पुराना अडल्ट वीडियो स्टोर देखता है और उस रोड का पीछा करता है, जहां से वह आखिरकार उस बिल्डिंग तक पहुंचता है जो उसके बंकर के ऊपर होती है, जहां मेलकर ने उस एलिवेटर के गिर्द एक नया मजहब बना लिया होता है। एडम खुशी से भागता है ईव के पास ताकि यह खबर उसे दे सके, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि 2 साइकियाट्रिस्ट उसका इंतजार कर रहे होते हैं। शुरू में एडम उनका साथ देने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वह भाग जाता है। जब एक डॉक्टर उसका पीछा करता है तो दूसरी पुलिस को फोन करने लगती है, मगर ईव उसे रोक लेती है और समझ जाती है कि उसने गलत किया। उसी वक्त एडम उसके पास भाग कर आता है और उसे अपने होटल का की देता है ताकि वह बिल कार्ड से अदा कर सके।
फिर वह ट्रक में भाग जाता है जो उसने किराए पर लिया होता है और गलती से डॉक्टर की कार टकरा देता है। बाद में ईव और ट्रॉय एडम के होटल रूम जाते हैं और वहां एक 960 के ज़माने की बहुत सारी चीजें देखते हैं और कैल्विन के स्टॉक सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं जो अब मिलियंस के बराबर कीमत के हो चुके होते हैं। यह चीजें उन्हें यह समझने पर मजबूर करती हैं कि एडम ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब सच था। उधर एडम आखिरकार बंकर लौट आता है और 2 हफ्तों बाद अपने वालिदैन को गले लगाता है। वह उन्हें बताता है कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है और सारी सप्लाईज लाता है जो मेलकर और उसके दोस्त लोड कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ईव एडम को ढूंढने के लिए बेचैन होती है, तो ट्रॉय उसे अडल्ट वीडियो स्टोर ले जाता है और वह दोनों फ्लोर पर जोर जोर से पाव मारते हैं, सोचकर कि शायद बंकर मिल जाए। लेकिन ऑब्वियसली उन्हें कुछ नहीं मिलता और वह वापस जाने लगते हैं। लेकिन निकलते वक्त वह देखते हैं कि एडम दूसरी बिल्डिंग में जाने वाला होता है। ईव फौरन उसे देखकर भागती है, उसे गले लगाती है और किस करती है और एडम उसे अपने वालिदैन से मिलवाने के लिए कहता है। कैल्विन और हेलन को ईव बहुत पसंद आती है और वह सब मिलकर डिनर करते हैं। कैल्विन एडम को बर्ड्स एंड द बीस का लेक्चर भी देता है, लेकिन नई जिंदगी के लिए कोई भी प्लान बनाने से पहले एडम अपने वालिदैन से कहता है कि वह 2 महीने का इंतजार करें। अगले कुछ हफ्तों में एडम और ईव कैल्विन के स्टॉक्स बेच देते हैं और कंट्रीसाइड में एक नया घर बनवा लेते हैं जो एडम के पुराने घर की तरह दिखता है। मेलकर भी मदद करता है और साफ सफाई करने के बाद शराब छोड़ देता है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है, एडम अपने वालिदैन को नए घर ले जाता है और उन्हें बताता है कि इस तरीके से वह नई दुनिया के आदत डाल सकते हैं। बाद में जब हेलन और ईव डिनर तैयार कर रही होती हैं, तो एडम आखिरकार कैल्विन को बताता है कि कभी कोई एटॉमिक वॉर नहीं हुई थी। वह बॉम्ब असल में एक प्लेन था जो उनके घर पर क्रैश हुआ था और सोवियत यूनियन टूट चुका है। कैल्विन इन बातों पर यकीन नहीं करता और नए बंकर बनाने की प्लानिंग शुरू कर देता है, जस्ट इन केस।